Okay, now through this presentation, we'll talk about the diuretics of category thiazide and related diuretics. And basically, as the thiazide works on the distal early part of the distal convoluted tubule over the sodium chloride symport. So, what are thiazide-like compounds and how does it works over the sodium chloride symport, and what is the final outcome we will discuss. So basically, thiazide this is a medium efficacy diuretics. मीन्स इसको मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्यों फ्यूरोसेमाइड को हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स बोलते हैं. बेसिकली डिफरेंस इतना है क्योंकि फ्यूरोसेमाइड जो वर्क कर रहा है वो ठीक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे करता है, जो कि नेफ्रॉन के इनिशियल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जस्ट एलओएच का पार्ट आता है. जबकि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स कलेक्टिंग डक्ट बढ़ते हैं, जस्ट कलेक्टिंग डक्ट के पहले का पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इट मीन्स वहाँ तक मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आते आते ऑलरेडी फिल्ट्रेट में इसेंशियल चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन हो चुका होता है. तो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना हो के मीडियम होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स. These are medium efficacy diuretics with primarily site of action in the cortical diluting segment or the early distal tubule or distal convoluted tubule, और बेसिकली इसको साइट थर्ड भी बोलते हैं. और साइट थर्ड का मेन मकसद ये है कि जैसे हम कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, उसको साइट 1, साइट 2 पे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को हम रखते हैं, जबकि साइट थर्ड पे हम थायजाइड लाइक ड्रग के एक्शन को रखते हैं. हियर दे इनहिबिट सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट एट द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट होगा, बेसिकली लाइक जैसे इस डायग्राम में है. और दिस पार्ट ये आपका ट्यूबुलर ल्यूमेन है और ये एपिथेलियल सेल है. एपिथेलियल सेल का पार्ट मेम्ब्रेन जो कि ट्यूबुलर ल्यूमेन की तरफ है, दैट इज ल्यूमिनल साइड, and this is basolateral side, and here there will be vascular compartment, blood vessel, and in between the blood vessel and the basolateral membrane there will be extracellular fluid. So this is the diagram. Now these drug gain access to their site. ये जो thiazide like drug होती है, जैसा कि हमने furosemide में पढ़ा कि ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट की हेल्प से बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड जो सिक्रेटरी पाथवे होते हैं उन पे एक्टिवली सिक्रीशन होता है फ्यूरोसेमाइड का. सेम उसी तर्ज पे यहाँ पे हम बात करेंगे कि थायजाइड ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी पाथवे के थ्रू इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आते हैं और देन अलोंग द ट्यूबुलर फ्लूइड टू द अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाते हैं, जहाँ पे वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट पे एक्ट करते हैं. इट मीन साइड थर्ड पे एक्ट करते हैं, वेयर दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड एट द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. तो ये दोनों पार्ट आपके क्लियर होंगे. लाइक जैसे हम सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट में बात कर रहे थे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है विद 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन, सेम चीज़ यहाँ पे है. जो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वो भी 12 ग्लाइकोप्रोटीन होता है, 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है, जहाँ पे थायजाइड बाइंड होती है, बट नॉट फ्यूरोसेमाइड और एनी अदर क्लास ऑफ डायरेटिक्स. सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट पे अदर देन थायजाइड और थायजाइड लाइक ड्रग्स के अलावा कोई ड्रग सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट पे बाइंड नहीं होती. सम ऑफ द थायजाइड एंड रिलेटेड ड्रग हैव एडिशनल कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो बेसिकली इसका सेम, चूंकि ये हाई सीलिंग डायरेटिक्स के साथ भी होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी लेस कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन को रखती हैं, उसी तरीके से थायजाइड में भी इनमें एडिशनल कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन होता है. लेकिन चूंकि ये प्रोमिनेंट नहीं होता तो इसका एसिड बेस बैलेंस में कोई डिफरेंस इस ड्रग का नहीं आता. नाउ अंडर थायजाइड एक्शन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सोडियम, बिकॉज इस पार्ट पे लाइक हम डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे, इस पे ये लिखा हुआ है कि राइट अगर हम सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को यहाँ पे बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थायजाइड, तो चूंकि सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट सोडियम क्लोराइड चैनल बोल रहा है यहाँ पे,
इस सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को अगर हम ब्लॉक करते हैं तो जो ट्यूबुलर ल्यूमेन पे यहाँ पे ट्यूबुलर फिल्ट्रेट है, मतलब फिल्ट्रेट है जो उस पे जो सोडियम और क्लोराइड आयन है वो इससे क्रॉस होकर इपिथेलियल सेल में नहीं जाएंगे, राइट। और इपिथेलियल सेल में नहीं जाएंगे इट मीन्स वो फॉरवर्ड मूव करेंगे टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट। और चूंकि कलेक्टिंग डक्ट में ऑलरेडी हमको पता है या पता होना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट में जो भी जितना सोडियम आयन अवेलेबल होगा जो कि यहाँ से ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ क्रॉस एपिथेलियल सेल के नहीं गया क्योंकि इस सिम्पोर्टर को हमने ब्लॉक कर दिया, तो जो सोडियम फॉरवर्ड मूव हुआ और कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचा वो एक्चुअली वहां पर पोटेशियम के साथ एक्सचेंज हो जाता है और वहां पे सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है और पोटेशियम का सिक्रीशन, पोटेशियम का रिलीज होता है चैनल के थ्रू। वहां पे डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट में स्पेसिफिक पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो कि सोडियम को इनटेक करते हैं और पोटेशियम को सिक्रीट करवाते हैं थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे सोडियम आयन की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी वहाँ से अल्टीमेटली पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। तो बेसिकली जैसे इस बात को हम कह सकते हैं कि लाइक यहाँ पे आपको और क्लियर होगा, अंडर थायजाइड एक्शन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सोडियम इज प्रेजेंटेड टू द डिस्टल नेफ्रॉन। डिस्टल नेफ्रॉन मतलब अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद वाले नेफ्रॉन को बोल रहा है, इसमें कोई एक डीसीटी या सीडी की बात नहीं कर रहा कलेक्टिंग डक्ट की। मीन्स जितना ज़्यादा आप सोडियम प्रेजेंट करेंगे डिस्टल नेफ्रॉन को मोर ऑफ इट्स एक्सचेंज विद पोटेशियम, सो यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन इज इंक्रीज्ड इन पैरेलल टू द नाइट्रियूरेटिक रिस्पॉन्स। नाइट्रिक रिस्पॉन्स क्या होता है, सोडियम का एक्सक्रीशन यूरिन में। तो चूंकि यहाँ पे पैरेलली सोडियम एक्सचेंज हो रहा है पोटेशियम से, तो हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रिक यूरेटिक रिस्पॉन्स तो होगा ही, साथ साथ पैरेलली उसके यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन भी होगा विद द हेल्प ऑफ थायजाइड। दे आर मॉडरेटली इफिकेशियस डायूरेटिक्स बिकॉज, क्यों इनको मॉडरेटली इफिकेशियस डायूरेटिक बोल रहे हैं, बिकॉज नियरली 90% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट has already been reabsorbed before it reaches their site of action। क्योंकि जितना 90% फिल्ट्रेट ऑलरेडी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के पहले ही रीएब्जॉर्ब हो चुका होता है। रिमेनिंग 10% की हम यहाँ बात करते हैं, तो 10% की जब हम बात करते हैं इट मीन्स हम बोलते हैं कि 10% के केस में जो भी इसका एक्शन है थायजाइड का वो सिर्फ 10% के केस में, इसीलिए हम बात करेंगे कि ये, इसीलिए हम कहते हैं मॉडरेटली इफिकेशियस डायूरेटिक्स हैं। Now, they do not cause significant alteration in acid-base balance of the body because I told you these are the very weak carbonic anhydrase inhibitor. They have very weak carbonic anhydrase inhibitory action, so the acid-base balance also is negligible. Now, they decrease renal calcium excretion. So this is the very interesting fact that with the furosemide is responsible for increase in the excretion of calcium and magnesium divalent cation, but here we can say the thiazide actually decrease the renal calcium excretion and increase the magnesium excretion by a direct distal tubular action। तो बेसिकली इसको अभी हम डायग्राम से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। thiazide cause greater reduction in urate excretion than furosemide। यूरेट को लेके हमारी मैकेनिज्म सेम है क्योंकि ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर जो कि थायजाइड को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट के थ्रू डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में उस सिम्पोर्टर से बाइंड होने के लिए अवेलेबल कराएंगे, उस वजह से थायजाइड बेसिकली जो है ये ग्रेटर रिडक्शन इन यूरेट एक्सक्रीशन करती है देन फ्यूरोसेमाइड, बट द मैकेनिज्म इज सेम। मैकेनिज्म सेम ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के साथ हम बात करेंगे। चूंकि यहाँ पे फिर से मैं बता दूं आपको ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, यूरेट को हुक करके ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में डालते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल उनमें इस तरीके की एफिनिटी होती है कि थायजाइड को भी हुक करके ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में डाल सकते हैं और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स को। तो बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि इसी तरीके से रीच उस पर्टिकुलर सिम्पोर्टर तक जो रीच होने की बात है, मतलब पहुंचने की बात है, वो ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के थ्रू होती है। तो दोनों हाई सीलिंग और मीडियम सीलिंग में बेसिकली मैकेनिज्म इज सेम ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। और ये जो डिफरेंस है डिक्रीज रीनल कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्सक्रीशन, इसको बेसिकली हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, राइट। द एक्स्ट्रा रीनल एक्शन ऑफ थायजाइड कंसिस्ट ऑफ ए स्लोली डेवलपिंग फॉल इन बीपी इन हाइपरटेंसिव, तो वेरी इजी, एंड एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर इन सम पेशेंट ड्यू टू डिक्रीज्ड इंसुलिन रिलीज which probably is a consequence of hypokalemia। तो देखिए बहुत ही इसको टेक्निकली आपको समझना होगा क्योंकि इंसुलिन का जो रिलीज होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल से वो पोटेशियम डिपेंडेंट होता है।
पोटेशियम चैनल डिपेंडेंट होता है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल डिपेंडेंट। तो बेसिकली अगर हम पोटेशियम की वैस्कुलर मींस ब्लड प्लाज्मा में अवेलेबिलिटी को कम करते हैं, इट मींस हम इंसुलिन के रिलीज की प्रोबेबिलिटी को भी कम करते हैं। और अगर इंसुलिन के रिलीज की प्रोबेबिलिटी को कम करते हैं, इट मींस हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्लड में ग्लूकोज जब कन्वर्ट नहीं होगा, इट मींस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एनहांस होगा, और हम तब बोलेंगे कि कई बार थायराइड एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर इन करता है, जो कि सेम मैकेनिज्म को कोरिलेट कर सकते हैं हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका एक टेक्निकल पार्ट होगा जो कि बच्चों को समझना होगा। अब किस तरीके से रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है मैग्नीशियम को, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं, तो ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू आप बेसिक चीजें ऑलरेडी मैं आपको डिटेल कर चुका हूं कि कौन सा ट्यूबुलर ल्यूमेन है, सिम्पोर्टर है, और ये आपकी एपिथेलियल सेल है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंड यहाँ पे वैस्कुलर कंपार्टमेंट है। राइट, अब हम बात करते हैं। Thiazide diuretic control hypertension in part by inhibiting reabsorption of sodium and chloride ion from the distal convoluted tubule या early part of distal convoluted tubule in the kidney by blocking the thiazide sensitive sodium chloride symporter। ये आपकी सिंपल सी बात है। मेन बेसिकली हम इसमें बात कर रहे हैं इस सोडियम क्लोराइड जो चैनल है, सिम्पोर्टर है, इसको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। इसको ब्लॉक करने से सोडियम और क्लोराइड का जो रीएब्जॉर्प्शन है एपिथेलियल सेल में वो नहीं होगा, और ये फॉरवर्ड डिस्टली मूव करेंगे सोडियम और क्लोराइड आयन अलोंग विद वाटर। The term thiazide is also often used for drug which is similar action that do not have the thiazide chemical structure। बेसिकली यहाँ पे ये समझाने की बात कही है कि कई बार हम जैसे बोलते हैं थायजाइड लाइक ड्रग, तो थायजाइड लाइक ड्रग का मीनिंग उसके स्ट्रक्चर से नहीं है, बेसिकली उसके एक्शन से है। कि मीन्स अगर वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर के थ्रू अपना एक्शन दे रहे हैं और हो सकता है कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर ना हो, तो भी हम उसको थायजाइड लाइक ड्रग बोलते हैं बेसिकली। तो द टर्म थायजाइड इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर ड्रग विद अ सिमिलर एक्शन दैट डू नॉट हैव द थायजाइड केमिकल स्ट्रक्चर सच एज क्लोरथैलिडोन एंड मेटोलाजोन। दीज एजेंट आर मोर प्रॉपरली टर्म थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। राइट, नाउ thiazide diuretics also increase calcium reabsorption at the distal tubule। अब ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को बेसिकली कैसे बढ़ा रहा है, जबकि हम फ्यूरोसामाइड या हाई सीलिंग के केस में कह रहे थे कि वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को कम करके कैल्शियम और मैग्नीशियम डाइवेलेंट केटायन को फॉरवर्ड मूव कराते हैं और यूरिनरी वॉल्यूम में उनको यूरिनरी वॉल्यूम उसके थ्रू बढ़ाते हैं। इट मींस यूरिनरी वॉल्यूम में आफ्टर फ्यूरोसामाइड कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रेजेंस होता है वैस्कुलर कंपार्टमेंट में, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लेवल को कम करते हैं। नाउ अब अगर हम बात करेंगे कि बाई लोअरिंग द सोडियम कंसंट्रेशन इन द ट्यूब्यूल एपिथेलियल सेल, thiazide indirectly increase the activity of basolateral sodium calcium antiporter to maintain intracellular sodium level। अब हम बेसिकली इस डायग्राम की बात करेंगे। देखिए, क्योंकि जैसे थायजाइड ने यहाँ वर्क किया और सोडियम की अवेलेबिलिटी को इनसाइड द एपिथेलियल सेल कम कर दिया, जब इनसाइड द एपिथेलियल सेल सोडियम की अवेलेबिलिटी कम होगी तो जो प्रेजेंट यहाँ पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, बेसिकली इस डायग्राम में सोडियम और मैग्नीशियम को रिलेट किया हुआ है, लेकिन हमको सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंजर भी सेम होगा कि वो कैल्शियम को हुक करके एपिथेलियल सेल से बाहर लेके जाएगा और सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एपिथेलियल सेल के अंदर लेके आएगा। क्योंकि ट्यूबुलर फ्लूइड से जब सोडियम का सिम्पोर्टर को आपने ब्लॉक कर दिया, अब सोडियम यहाँ से अंदर आएगा नहीं। अब जब सोडियम अंदर नहीं आएगा, इट मीन जो यहाँ पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है वो वर्क करने लगेगा। वो वर्क करने का मतलब है कि उस साइड सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर लाएगा, प्लस कैल्शियम जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा इन द एपिथेलियल सेल उसको ले जाएगा इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि वहां से ट्रांसफर हो जाएगा वैस्कुलर कंपार्टमेंट में। इट मीन्स अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि थायजाइड through the sodium calcium exchanger, through the inducing the action of sodium calcium exchanger, increases the reabsorption of calcium ion from the epithelial cell to the vascular compartment, or we can say thiazide is responsible for decreasing the removal of calcium from the body to the urine, right? Because it hold the calcium in the vascular compartment or push the calcium from the epithelial cell to the vascular compartment। सो अगेन अब इसको देखते हैं और ऑलरेडी ज्यादा क्लियर होगा हम लोग को।
By lowering the sodium concentration in the tubule epithelial cell, thiazide indirectly increase the activity of basolateral sodium calcium antiporter. Basolateral साइड पे है to maintain intracellular sodium level, facilitating calcium to leave the epithelial cell into the renal interstitium. Renal interstitium का मतलब बोल रहा है कि इस पार्ट पे आपके लाइक इस पार्ट पे बोल रहा है, इस पार्ट पे रेनल इंटरस्टिशियम को बोल रहा है, रेनल इंटरस्टिशियम। दस इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड। इंट्रासेलुलर मींस इपिथेलियल सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, विच अलाउज मोर कैल्शियम फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स टू एंटर इपिथेलियल सेल वाया एपिकल कैल्शियम सेंसिटिव चैनल TRPV5। तो TRPV5 बेसिकली यहां पे दिखाना चाहता है कि जो जैसे यहां पे है TRPM6 जो कि मैग्नीशियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरीके से यहां पे होता है TRPV5 चैनल जो कि करता है कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को। अब चूंकि जब यहाँ कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम होगी तो इस पर ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होगा और ये ट्यूबुलर ल्यूमेन मींस ट्यूबुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो उसको हुक करके इपिथेलियल सेल में ले जाएगा और इपिथेलियल सेल से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर उसको कैल्शियम को थ्रो करेंगे इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट में। तो बेसिकली बात यह है कि 10 इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड which allow more calcium from the lumen of the tubules to enter the epithelial cell via apical calcium sensitive channel TRPV5 जो कि डायग्राम में शो नहीं करके रखा है, आप उसको वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड लेस कैल्शियम इन द सेल इंक्रीज। अगर कैल्शियम लेस है क्योंकि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वो वर्क कर रहा है तो वो भी ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करेगा फॉर द रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ल्यूमेन। Thiazide are also thought to increase the reabsorption of calcium by a mechanism involving the reabsorption of sodium and calcium in the proximal tubule in response to sodium depletion। बेसिकली ये सेम वही बात कह रहा है कि जैसे हम सोडियम डिप्लीशन की बात कर रहे हैं तो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होते हैं जो कि कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो चूंकि सोडियम आयन की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है तो थायाजाइड वहां पे भी वहां पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को वर्क करा के पीसीटी के थ्रू भी कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन को कराता है। बट ये प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं है, प्रोमिनेंट इफेक्ट इसका यही है, लेकिन दोनों में ओवरऑल कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को थायराइड बढ़ा रही है। नाउ इस डायग्राम को आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप जो कि सोडियम को इनसाइड द एपिथेलियल सेल हुक करके बाहर ले जाएगा और पोटेशियम को बाहर से अंदर लाएगा, राइट। और पोटेशियम का यहाँ पे एक्सचेंज होता है बेसिकली, तो यहाँ पे चैनल शो करके नहीं रखे हैं, वो आपका इससे ज़्यादा रेलेवेंसी भी नहीं है इसके मैकेनिज्म से। नाउ दिस फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो वेल एब्जॉर्ब होते हैं ओनली, दे आर फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस एज वेल, मींस ये ग्लोमेरुलस असेंबली से भी फिल्टर होते हैं एज वेल एज सिक्रेटेड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बाय ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट। ऑलरेडी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी। Basically, the more lipid soluble ones are highly reabsorbed, prolonging duration of action। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें यूज की अगर बात करें तो ऑलरेडी एडेमा में यूज होगा, हाइपरटेंशन में यूज होगा और डायबिटीज इंसिपिडस में। स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गई, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डायबिटीज इंसिपिडस में, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है कि आपका ओवरऑल चूंकि ये फ्री वाटर क्लियरेंस को मॉड्यूलेट करते हैं इसलिए वहां इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस में भी यूज करते हैं। So this is all about thiazide like drug। आई होप कि आपको सारा टेक्निकल जो इसका एस्पेक्ट है थायाजाइड का वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।